नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग देश को समर्पित की। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने खुली जिप्सी में सवार होकर तकरीबन 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग का मुआयना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ थी। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुछ इसी अंदाज में खुली जिप्सी में सवार होकर सुरंग का मुआयना करने निकल पड़े। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ पीएम मोदी ने खुली जिप्सी में 9.2 किलोमीटर का सफर कर देश की सबसे लंबी सुरंग का जायजा लिया। मोदी की जिप्सी के पीछे एक और गाड़ी सुरंग में सरपट दौड़ रही थी, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सवार थे। देश की सबसे लंबी सुरंग का जायजा लेने निकले मोदी कुछ दूर जाने के बाद अचानक जिप्सी से नीचे उतरकर पैदल ही सुरंग का निरीक्षण करते दिखे। सुरंग का मुआयना करने के बाद पीएम टेक्निकल टीम के अधिकारियों से बातचीत करते दिखे। देश की सबसे लंबी सुरंग में सफर के दौरान प्रधानमंत्री एसओएस बॉक्स के अंदर भी गए और आपात स्थिति में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। 3,720 करोड़ की लागत से बनी इस सुरंग से जहां जम्मू श्रीनगर के बीच 30 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, वहीं अब सफर में 2 घंटे की बचत भी होगी। देश की सबसे लंबी सुरंग कई लिहाज से स्पेशल है। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग में हाईटेक मैनेजमेंट सिस्टम तो है ही, सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर 124 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा सुरंग के बाहर दोनों तरफ पैन टिल्ट जूम कैमरे लगाए गए हैं, जो 360 डिग्री पर गाड़ी के हर मूवमेंट पर नजर रखता है। गाड़ी खराब होने या किसी की तबीयत बिगड़ने की सूरत में हर 150 मीटर की दूरी पर एसओएस बॉक्स बनाए गए हैं। आमतौर पर सुरंग में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन चनैनी नाशरी सुरंग इसका अपवाद है। यहां मोबाइल भी काम करेगा और इंटरनेट भी। अश्विनी कुमार, उधमपुर, आज तक। 2014 में उधमपुर और कटरा के बीच में रेलवे ट्रैक, और अब ये सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच में। दूरियां कम हो रही हैं, सड़कों के चलते और रेल रास्तों के चलते, दिलों के चलते कम होंगी। टनल को राष्ट्र के नाम करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में जहां टनल की खासियत बताई, वहीं मंच से राजनीतिक संदेश भी दिया। यह संदेश न सिर्फ घाटी में पत्थरबाजों के लिए था, बल्कि सीमा पार पीओके में फंसे नागरिकों के लिए भी। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने 2 रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। 40 साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। सीमा पार के हमारे कश्मीर के हिस्से के नागरिकों को भी प्रगति करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर कैसे विकसित होता है, और जिन लोगों ने आप पर कब्जा जमा के बैठे हैं, उन्होंने आपको कितना बर्बाद किया है, ये हम करके दिखाने वाले हैं। कश्मीर के कुछ बहके हुए नौजवान क्या इस बात को समझ सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। उधमपुर में टनल के उद्घाटन के बाद पीएम की जनसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी दिखी। महबूबा ने अपने भाषण में मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी जी, हम सब
आपको उत्तर प्रदेश की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। मोदी जी, मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकती कि आपकी सरकार और आपने किस तरह पिछले साल बहुत मुश्किल वक्त में मेरा और मेरी सरकार का साथ दिया कि न सिर्फ आज का नाचरी टनल बल्कि आने वाले वक्त में आप ऐसे कई टनल्स का आगाज करेंगे, इफ्तिताह करेंगे, चाहे छतरगला की बात हो, चाहे वायलू की बात हो, चाहे मुगल रोड की बात हो टनल की, और हमारी रियासत को मुल्क के और नजदीक लेके आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे सामने आ रही है और ये खबर आपको बता दें 4 अप्रैल को योगी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। चार अप्रैल को किसानों की कर्ज माफी पर फैसला मुमकिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया था शराब की दुकानें हाईवे से होंगी शिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। किसानों की कर्ज माफी पर फैसला मुमकिन है। दरअसल ये पहले ही जो कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश को, उनका बयान आ चुका है कि जल्द हम इसका समाधान निकाल के आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बदलाव जो हाईवे पर शराब की दुकानें हैं उनके चलते हैं। और इतना ही नहीं, आपको एक बड़ी बात यह भी बता दें कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी होगी। अब सभी निगाहें टिकी होंगी 4 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट की बैठक पर। इस बीच इलाहाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ नजर आए। मौका था इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम के समापन समारोह का। प्रधानमंत्री ने मंच से संदेश दिया कि उनकी सरकार न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों को लेकर सजग है। मौका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने के समापन समारोह का था। लखनऊ में ताजपोशी के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों एक मंच पर मौजूद थे। इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी दिल की बात की। मंच संभालते ही बोले, पीएम मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूं। इशारा यह था कि न्यायिक व्यवस्था में कोर्ट के माननीय जज काम के बोझ तले दबे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी मन की बात कहते हैं। हम आज आपको अपने दिल की बात कहने आए। सब 84-85 जज बैठे तो 9,000 केस कर सकते हैं, ये मिनिमम है। हो सकता है 20,000 भी कर, हो सकता है 30,000 भी कर। मुख्य न्यायाधीश के उठाए मुद्दों को पीएम ने जवाब देते हुए न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया। कहते गए, योगी जी आए हैं तो बदलाव भी दिखेगा। चीफ जस्टिस साहब अभी दिल की बात बता रहे थे और मैं मन से सुन रहा था। मैं उनके हर शब्द में पीड़ा अनुभव करता था। आज हम जब देखते हैं आएंगे 2 मिनट लेंगे, बात करेंगे, अच्छा फलानी तारीख ढिगली तारीख, ये सारी मोबाइल फोन पर SMS से डेट देने की परंपरा क्यों न खड़ी हुई? क्यों न वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऐसे लोगों की सुविधा हम खड़ी करें ताकि कम समय में जो चीज पूछ ली है पूछ ली जाए। यूपी के नए नवेले सीएम ने कानून के राज के भरोसे को एक बार फिर दोहराया। कहा, राजा हो या रंग, सभी कानून के दायरे में बंधे हैं। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। इस समारोह में 2 बातें साफ हो गई। पहला ये कि न्यायिक व्यवस्था को काम के बोझ से छुटकारा दिलाना वक्त की मांग है। सरकार भी कदम उठाना चाहती है और ये बदलाव तेज होने चाहिए। सबसे पहले न्यायालयों में जज की खाली पड़ी तमाम पदों को भरने की जरूरत है। शिवपूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, इलाहाबाद, आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 47% वैकेंसी है और यूपी पुलिस में 55%। हालांकि पिछली सरकार कहती थी कि उसका काम बोल रहा है।
शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की गाड़ी का पीछा करने वाले सभी 4 आरोपी छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद 2 आरोपी छात्रों ने कबूला है कि वीडियो बनाने के चक्कर में उनसे गलती हुई और वो इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में मौजूद ये वही सफेद सेंट्रो कार है जिसमें शराब के नशे में चूर 4 लड़के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सरकारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। चारों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत तो मिल गई, लेकिन अब उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है। आपको बता दें कि शनिवार शाम 5:30 बजे जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सरकारी कार में मोतीबाग फ्लाईओवर से गुजर रही थी, उसी दौरान सेंट्रो में सवार 4 युवकों ने उनका पीछा किया था। जन्मदिन की पार्टी मनाकर घर लौट रहे चारों छात्र शराब के नशे में चूर थे। सेंट्रो में सवार लड़कों की हरकत देख स्मृति ईरानी ने फौरन अपने ड्राइवर से गाड़ी का पीछा करने को कहा और फिर 100 नंबर पर कॉल कर खुद पुलिस को मौके पर बुलाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 354D और 509 के तहत मामला दर्ज कर 4 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें थाने से जमानत दे दी गई। आरोपी छात्रों का कहना है कि वो कार में एक फनी वीडियो बना रहे थे और उनकी स्टीरियो का वॉल्यूम तेज था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्मृति ईरानी दूसरी गाड़ी में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो स्मृति ईरानी से इस मामले में माफी भी मांगते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन वाहिद बेग, अरविंद ओझा, अनुज मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में अभी से गर्मी का सितम शुरू हो गया है। कई राज्यों में पारा 41 डिग्री के पार हो गया है और लोग अभी से झुलसने लगे। कैलेंडर में अप्रैल की दूसरी तारीख दर्ज हो चुकी है। वैसे तो मौसम ने मार्च में ही गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब अप्रैल में बची खुची कसर भी निकल जाएगी, इसलिए घर के बाहर कदम रखने से पहले संभल जाएं। सुबह के सूरज की तपिश भरी दोपहरी से मुकाबला करने को तैयार हैं और शाम ढलने पर भी गर्म हवाएं सैर सपाटे का मजा खराब कर सकती हैं। दिल्ली तो दहक ही रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में भी चढ़ते पारे ने लोगों को परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भोपाल और इंदौर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में दोपहर में ही छुट्टी करने का आदेश। की तरह ही उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी मौसम की गर्म मिजाजी कहर बरपा रही है। लखनऊ में लोगों को मई जून का खौफ अभी से सताने लगा है। गंगा यमुना की संगम नगरी भी तप रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में इलाहाबाद का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इलाहाबाद में मार्च महीने में इतना तापमान इससे पहले साल 1973 में रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी तो बहुत हो रही है। जो गर्मी मई जून में होनी चाहिए थी वो गर्मी इस समय हो रही है। इतनी तेज धूप हो गई है कि जीना हराम हो गया है और रास्ते में आ रहे हैं, रुक रुक के कई जगह पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन काम है तो निकलना ही पड़ेगा बाहर। कोई उम्मीद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है घर से। मार्च ने जाते जाते महाराष्ट्र को गर्मी का ऐसा खौफ दिया है कि अप्रैल में तपते दिनों की आशंका से लोग घबराए हुए हैं। राज्य के अकोला में तापमान 44 डिग्री से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में दूसरा सबसे गर्म शहर है मालेगांव, जहां 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नासिक में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पारा 40 डिग्री के पार चला गया। ये गर्मी के कारण बहुत ही परेशान हो गए हम लोग। तो अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ सुबह 11-12 बजे तक जो भी काम हो सकता है वो करते हैं। राजस्थान में भी तपती धरती ने लोगों को बेहाल कर दिया। चूरू में पारा 42 डिग्री तक चढ़ गया। कोटा 41.6 तो बीकानेर 41.2, जबकि बाड़मेर में पारा 41.4 डिग्री दर्ज किया गया है। यह हालत अप्रैल की शुरुआत में है। जाहिर है मई और जून की तपिश अभी बाकी है। ऐसे में तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में चढ़ता पारा बहुत रुलाएगा। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत भूषण के आपत्तिजनक ट्वीट के बाद, बल्कि रीट्वीट के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दर्ज कराया मुकदमा। बड़ी बात तो यह है, और इन प्रवक्ता का नाम है
लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है और जो